नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी कहानी कोसी का घटवार। तो आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें इसके लेखक की, तो इस कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी की ये कहानी है, जिनका जन्म 1932 और मृत्यु 1922 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। एक प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार के रूप में इनकी पहचान है। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव में हुआ और कब हुआ? 1932 ईस्वी में। उनकी शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई, जिसके बाद उन्होंने सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान में भी काम किया और फिर स्वतंत्र लेखन में संलग्न हो गए। उनकी कहानियों में पहाड़ी जीवन का संघर्ष और सामाजिक रूढ़ियों को दर्शाया गया है और उन पर एक फिल्म भी बनी, उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। इनकी जो कहानियां हैं, इनमें उत्तराखंड के पर्वतीय जीवन का कठिन संघर्ष, गरीबी, उत्पीड़न और सामाजिक रूढ़ियों का चित्रण मिलता है। यानी इनकी कहानियों में जो मूल भाव है वो इन विषयों से जुड़ा हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़ और एक पेड़ की याद। अनुवादित कृतियों को अगर देखें तो उनकी कहानियों का अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चेक और पोलिश जैसी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यानी इनकी जो कहानियां हैं उनका अनेक अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कोसी का घटवार। गुसाई का मन चिलम में भी नहीं लगा। मीहल की छां से उठकर वह फिर एक बार घट यानी पंचक्की के अंदर आया। अभी खप्पर में 1/4 से अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। तो यहाँ क्या है? चक्की है, आटा पीसने वाली चक्की है। तो वहाँ वो देखता है कि खप्पर यानी जिसके अंदर गेहूं डाली जाती है वो भाग गेहूं से भरा हुआ है और उसमें देखता है तो उसको उलट पुलट भी करता है। उसके चक्की के जो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट जिनके बीच में पिसकर आटा बनता है, वहाँ से वो सारा इकट्ठा करके आटा झाड़ कर उसका ढेर बना देता है। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा और ये जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया। मिकदार से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? मात्रा में, यानी वो जितनी थी वो उतनी ही पड़ी थी, अभी भी उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पार्ट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झूल कर वह बाहर निकला। सिर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा रसाला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात है। यानी अभी तक जितना आटा पीसना चाहिए था उसमें कोई विशेष इजाफा नहीं हुआ, यानी ज़्यादा आटा नहीं पीसा गया। अभी तक जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? गुसाई कह रहा है। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, यानी महीना किसका है? जेठ का महीना है। आकाश में कहीं बादलों का नामो निशान भी नहीं। अन्य वर्षों में तो अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, यानी फसल लग जाती थी। किसकी? धान की। पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही है। यानी खेतों की सिंचाई तो दूर की बात है, नदी नालों में भी पानी नहीं आया। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों बंद हैं। यानी उनके जो घट है जहाँ से पानी आता है वो महीनों से बंद है। कोसी के किनारे हैं गुसाई का यह घट। कोसी नदी के किनारे किसका है? गुसाई जो पात्र है, मुख्य पात्र या नायक के रूप में उसका ये घट, यानी जहां वो आटा पीसता है। पर इसकी भी चाल ऐसी ही लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। यानी ये जो घट है उसका आटा पीसने वाला जो पंचक्की है इसकी, वो बहुत ही धीरे चलती है। चक्की के निचले खंड में छचीर छचीर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। ये चक्की किससे चलती है? पानी की गति से चलती है। कितनी धीमी आवाज है। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात सुनाई नहीं देती
और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाती है। यानी उसकी जो मथनी है जिससे पाट घूमते हैं उसमें कोई विशेष शोर अब नहीं आता, उसी की बात वो कर रहे हैं। छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराग निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों, यानी ये क्योंकि गर्मी का महीना है, जेठ का महीना है, और ऐसे में पानी की बहुत कीमत बढ़ जाती है। प्राय आधा फरलांग चलकर, यानी थोड़ी ही दूर चला था, वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट के पास आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर, यानी इकट्ठा करके ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था, वह उठकर बाहर आ गया। दूर रास्ते पर एक आदमी सिर पर पिसान रखे, पिसान यानी जो गेहूं पिसवाई जानी है, उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, हैं हो, यहाँ लंबर देर से आएगा, यानी यहाँ पर अभी नंबर नहीं आएगा, बारी नहीं आएगी। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, यानी 2 दिन का गेहूं उसके पास अभी पीसने के लिए जमा पड़ा है। ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो, यानी उमेद सिंह की जो चक्की है वहां पर तुम देख लो, अगर वो पीस कर देता है तो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? वो पूछता है कि जरूरी है, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों में मुस्कुराया। रसाला कैसा चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मीहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। कुंदे यानी लकड़ी का जलता हुआ जो सिरा था उसको निकाला, जो उसने जला कर रखी थी उसको निकाला और उससे अपनी चिलम सुलगा ली। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिचिर छिचिर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी। पत्थरों के बीच से टखने टखने तक फैला पानी क्या आवाज करेगा। पानी के गर्भ से निकलकर छोटे छोटे पत्थर भी अपना सिर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चरैया भी नहीं बोलती, यानी कोई चिड़िया भी बोलती हुई नहीं सुन रही। किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं, यानी बहुत ही ज़्यादा धूप थी। सब अपने अपने घोंसलों या ऐसी जगहों पर छुप कर बैठे थे जहां उन्हें कम गर्मी लगे, तो कोई भी वातावरण में हलचल या आवाज़ नहीं थी। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर, यानी इतने सारे पिसान के जो गेहूं के थैले हैं उनको देखकर वो अपने आप ही लौट जाता। 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता, यानी अगर वो आता तो 2-4 मिनट के लिए उससे बात ही कर लेता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठा है वही, यानी अपने जीवन के अकेलेपन से वो घबरा जाता है। जिसे अपना कह सके ऐसा किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाने ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीबी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। यानी कुत्ते बिल्ली को वो इसलिए नहीं पाल सकता क्योंकि उसे लगता है कि मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं, तो मैं किसी का मालिक बनकर उसको कैसे आसरा दे सकता हूँ। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट को मोड़कर गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए वह हिस्सा थोड़ा भीग गया था, यानी जो नदी की धार थी उसमें चलते चलते वो भीग गया था। पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सिलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसने होठों के बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर
फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली, नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और कितनी ही स्मृतियां मुखर है। इस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। सिर पर क्रॉस, खुखरी के क्रेसेट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पहने वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई कि जैसे चीड़ की वन में आग बहुत जल्दी फैल जाती है, वैसे ये खबर भी जल्दी फैल गई। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था ठसाठस, यानी जो उसके चाचा का घर था या जगह थी वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़िया हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ नहीं था, कल के शर्मीले गुसाई को इस रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें इस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। नाले पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने, यानी भैंस के बच्चा को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। लक्ष्मा कौन है, इस कहानी में नायिका है, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान के बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। क्योंकि गुसाई नया नौकरी लगा था, तो गांव में जब कोई नया नौकरी लगता है तो सब जो बच्चे होते हैं उनके मन में उसको लेकर कुतूहल होता है। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पलेत के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते हुए गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। तो यहाँ पर जो लक्ष्मा है वो उसकी पैंट को उसे देने के लिए कहती है ताकि वो उसमें से अपनी एक पूरी बाह की कुर्ती बना ले। क्योंकि वो लक्ष्मा जब काफल खा रही थी और मुट्ठी में जो फल थे उनको भींच दिया, जिससे जूस निकला, रस निकला, जिससे वो पैंट खराब हो गई थी। काफल यानी एक खट्टा मीठा छोटा जो पहाड़ी फल होता है उसको क्या कहते हैं, काफल। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं जान पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई? पहाड़ी पार से रमुआ ने, यानी गोसाई से लक्ष्मा का विवाह नहीं हो पाया। किससे हुआ? रमुआ से, जो तुरी निशान लेकर उसे बहाने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं। परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वालों को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। किसके लिए? गुसाई के लिए। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछी बात चलवाई थी, यानी किसी और के द्वारा बात चलवाई थी। लक्ष्मा के पिता के सामने अपना रिश्ता भिजवाया था, लेकिन उसके लिए क्या कहा गया कि उसके ना तो कोई भाई बहन है, ना उसके माँ बाप है, वो परदेश में रहता है, बंदूक चलाता है या बंदूक के साथ काम करता है, ऐसी उसकी नौकरी है। तो ऐसे आदमी को हम अपनी बेटी कैसे दे दें? उसी साल मंगसिर यानी मिंगसर का जो महीना होता है, एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी, खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तूने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के
पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन 2 पैग रम लेकर अपनी चारपाई पर पड़ गया था। हवलदार मेजर ने दूसरे दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशंस न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, रसाला एडजुटेंट। गोसाई सोचने लगा, इस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से पहले एक दिन पहले का मौका निकालकर लक्ष्मा से मिलना था। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता है कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगानाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले, क्योंकि उसने गंगानाथ की सौगंध खाई थी कि वो तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए वो सोचता है कि वो उसका प्रायश्चित कर ले। क्या करके? जागर यानी जागरण लगाकर। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक, यानी 15 साल का समय बीत गया था। पिछले बैसाख में वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर, यानी अभी उसकी कहीं पोस्टिंग नहीं हो सकती थी, वो रिजर्व में था ट्रांसफर के। काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा, यानी अब उसके कुछ बाल सफ़ेद हो गए थे। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी के किनारे की ये तपती रेत, पंचकी की खटर खेटर और मीहल की छाया में ठंडी चिल्म को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गोसाई। चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन निस्तब्ध सुनसान, यानी वीराना था। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी के सिर पर बोझ लिए एक नार यानी एक स्त्री आकृति उसकी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा यहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत के कारण वह तंग हो चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ है। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। काठ की बनी हुई जो उस पर चिड़िया लगी होती है, एक तरह से गुल्लियां, जिससे कि गेहूं उसमें डलता है। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथाने की छिछिर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की के ऊपर वाले पाट की घिसती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर। कब बारी आएगी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उसे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। अब वह भी तेज धूप में बोझा सिर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती।
दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई कमर झुकाकर घर से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर वह एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई इस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसके निकट आते आते कहा, यहाँ से देखें कि एक झिझक, एक असमर्थना थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंदर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पूछा, लक्ष्मा? घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा? लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर जैसे उसके निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें। तो यहाँ पर उसे भ्रम हुआ और वो उससे पूछती है कि क्या आप मुझे बुला रहे हो? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मीहल की छाह में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मीहल के पेड़ की छाया को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसके निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें। घटवार जी यानी घट चलाने वाले, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी न जाने कितनी देर में नंबर मिलता। अजात संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे, इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पान पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसे की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य नहीं होता। यानी कोसी में अगर अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता तो भी उसे इतनी हैरानी नहीं होती जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन में लौट आया था, वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया। गुसाई ने उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा। होठों पर मुस्कान लाने की उसने असफल कोशिश की। कुछ क्षणों तक दोनों कुछ बोले नहीं। फिर गुसाई ने ही पूछ लिया, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर, दाड़िम यानी अनार के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीक यानी एक पतली सी लकड़ी लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप टप वह सिर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा।
उसे यह नहीं सूझ रहा था कि किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में काला चेरू यानी सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रद सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। उन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है। उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं। सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने ये बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढंकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई लट को सुनहरी रंगीनी में डुबो रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी। लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जाओ छाँव में, कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है। लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसे जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली में भरकर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में मरा क्यों जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मीहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में दो एक बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एल्युमिनियम का मग और एक एल्युमिनियम की मैस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपने ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी।
आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़िया का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घाट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। हाँ, यूं ही कहती है। कहाँ रखी थी रोटियां? घर में, बच्चे ने रुआंसी आवाज में वास्तविक स्थिति प्रकट कर दी। वह ध्यानपूर्वक अपनी माँ और इस अपरिचित व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप, आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो गया था। बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा। गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उसे स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देखने लगा। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने के में संकोच करता रहा तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर का एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथ में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। इस छोटे से यहाँ थोड़ी सी रिपीट हो रही है। स्वयं भी एक रोटी चाय में डुबोकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो कर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले आऊंगी कुछ सौदा यानी सामान। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और हैं। परसों दफ्तर से मनी आर्डर आया था, क्योंकि ये फौज में लगा हुआ था तो इसका मनी आर्डर आया था। किसका? गोसाई का। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। रसाला, कितना कमाया, कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने हाथ में रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने प्राय प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे जवार और तूफान का वहाँ कोई निशान शेष नहीं था। अब वह सागर जैसी सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने
जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के 3 से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घुसते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में उसे जैसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह रुका नहीं। पानी तोड़ने वाले खेतीहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उसे पहाड़ी की मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़ियाँ अब भी किटकिट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी। और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोनों अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। जो संसारिक बाधाएं हैं, संसारिक बंधन है, संसारिक रिश्ते हैं या रीति रिवाज परंपराएं हैं, उसी का निर्वहन वो करते हैं। और अंत में फिर से जो गोसाई है यहाँ पर, वो अकेला खड़ा उसे देखता रह जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।